तो ऐसा क्या आप एक मंत्रा बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि इन चीज़ों को फॉलो कर लो, सिलेक्शन तो आपका श्योर शॉट हो जाएगा? मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ काफ़ी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है। मतलब लाइफ इतनी सिंपल है नहीं। बट हाँ, कोई एक चीज़ इफ़ आई वांट टू टेल यू, तो मैं ये कहूँगा कि मतलब अपने आप को फोर्स करने की बजाय कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ूँ, ट्राई टू मेक योर डे, डिज़ाइन योर डे इन अ वे कि आपका मन करे वो चीज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम। अपने डे को इंटरेस्टिंग बनाओ, यू लुक फॉरवर्ड टू इट। मतलब अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होता है तो यार आप एग्जाम में यू विल रियलाइज़ कि मतलब इतनी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, और वहीं आप बिल्कुल भरे हुए माइंड से जाओगे, आपको पता है चीज़ें वो हो ही नहीं रही उस टाइम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। स्टूडेंट का अगर मैं समय देखूं या एक जर्नी देखूं मैं, तो हर किसी का सपना ये होता है कि नोटिफिकेशन जो भी आ रहे हैं हम उन्हें क्रैक ज़रूर करें, अगर हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर है तो। चाहे वो IBPS PO हो, SBI PO हो, RBI ग्रेड बी हो या फिर RBI असिस्टेंट हो, हर एक अपनी जगह पे ल्यूक्रेटिव जॉब्स होती हैं और हमने ये चीज़ देखी है कि इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत अच्छे होते हैं। स्ट्रगल के भी दौर बीच में आते हैं जहां पे हम ये देखते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाती। अगर हमारी स्ट्रेटजी सही नहीं है या प्रोसेस हम अच्छे से नहीं जानते तो ये प्रॉब्लम हम बहुत फेस करते हैं। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट की बात करेंगे जिन्होंने जब इनिशियल लेवल पे तैयारी स्टार्ट करी तो उन्होंने भी एक स्ट्रगल का दौर देखा, लेकिन जब उन्होंने प्रोसेस को अलाइन कर लिया तो शायद बैक टू बैक उनके, चाहे वो IBPS क्लर्क हो, IBPS PO हो, SBI PO हो या फिर RBI असिस्टेंट हो, सारे एग्जाम एक साथ उन्होंने क्रैक किया। आज हमारे साथ है मेहुल। हाय मेहुल, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप बताइए। बस बिल्कुल बढ़िया है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आप प्रॉपर हैं, क्या आपने स्कूलिंग कहाँ से करी है, डिग्री क्या रही है और कौन कौन से एग्जाम आपने प्रॉपरली क्रैक किए हैं? श्योर। हाय एवरीवन, मेरा नाम मेहुल जैन है। मैं जोधपुर, राजस्थान में एक शहर है, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। एंड ब्रॉट अप मैं पूरा जयपुर में हुआ, पूरी स्कूलिंग मैंने वहीं की। देयर इज़ अ स्कूल कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन पब्लिक स्कूल। इट्स अ पब्लिक स्कूल। तो वहाँ पे मैंने क्लास 5th टू क्लास 12th पूरी पढ़ाई की थी। तब तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि बैंक में जाना है, ना कोई मेरा रिलेटिव बैंक में था। आफ्टर 12th आई मूव टू दिल्ली, जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। एज फार एज एग्जाम गोज, आई हैव क्लियर्ड IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क एंड RBI असिस्टेंट। करंटली मैं जयपुर शहर में ही एज एन RBI असिस्टेंट काम कर रहा हूँ पिछले लगभग 1 साल से। तो ये एक एग्जाम बच्चा बड़ी मुश्किल से निकाल पाता है, मैंने देखे हैं। तो ये जो आप लाइन बाय लाइन 4-5 एग्जाम का नाम ले लिए, ये कौन सी स्ट्रेटेजी आपने समझ ली है जिसके कारण ये सारी चीज़ें एक साथ आपकी अलाइन हो गई हैं? मतलब काफ़ी सारे बिट्स एंड पीसेस थे जो सारे आई थिंक कलेक्ट हो गए, सही गाइडेंस मिल गई। कहीं ना कहीं आई हैड वर्कड कुछ हिस्सों में टुवर्ड्स स्कूलिंग में ही या उसके बाद भी, तो मुझे यहाँ पर उन चीज़ों में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑल्सो आई फील कि मतलब मैंने एक ही उसमें निकाल लिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए। सो उसका रीज़न शायद ये था कि मेरी अप्रोच थोड़ी पहली बार में ठीक बैठ गई। तुक्का बैठा जो भी हुआ, बट वो ठीक बैठ गई। तो आई गेस वो सारी चीज़ें सब कंपाइल होके वो निकल गए एग्ज़ाम्स। या कब ये दिमाग में आया मेहुल की बैंकिंग की तैयारी करनी है? और जब हमने सिलेबस देखा तो ये ज़रूरी नहीं है कि चारों सब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं तो सभी हमारे स्ट्रांग हों। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट हमारे वीक होंगे। मुझे बताइए कि सोचा कब आपने, और जो भी सब्जेक्ट वाइज आपकी स्ट्रेटेजी थी, स्पेशली जिसमें आप वीक थे, उसमें आपने कैसे काम किया और कैसे आपने उसे स्ट्रांग किया? राइट। सो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने क्या है, माई फादर रन्स अ बिजनेस, सो आई जॉइंड हिम, और ऑन द साइड आई वॉज वर्किंग इन थिएटर, और आई परस्यूड, साथ ही में मैंने रेडियो किया था फॉर सम टाइम, लगभग 1 से 2 साल। उसके बाद आई रियलाइज़ कि मतलब आई नीड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन एंड देन आई सी कि क्या आगे मुझे करना है। तो इट वॉज अराउंड दैट टाइम जब मैंने सोचा कि बैंकिंग कुड बी अ रूट देयर, क्योंकि क्या टर्न अराउंड टाइम जल्दी है कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। SSC हो गया या मतलब हैवी ड्यूटी एग्जाम्स हो गए, IAS एंड ऑल दीज टेक्स लाइफ टाइम वाला एफर्ट एंड टाइम। सो बैंकिंग की चॉइस वहाँ से आई थी, बिकॉज आई वॉन्टेड अ जॉब एंड स्टैंडिंग ऑफ माई ओन, सेल्फ डिपेंडेंसी इन टर्म्स ऑफ इनकम जल्दी से। तो वो शुरू वहाँ से किया। एंड अकेडमिकली आई हैव बीन अ मतलब
अबव एवरेज काइंड ऑफ ए स्टूडेंट, तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना कि मतलब वो था मेरे में. अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट हैव दैट. मेरे में था कि यार मतलब ऐसे कोई वो नहीं है, निकाल लेंगे, देख लेंगे. सो आई स्टार्टेड, वो मैंने फेस बता दिया उस टाइम, एंड देन फिर वो कि भाई किस तरह से करना है, क्या करना है. तो यूट्यूब से पता चला मोस्टली कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं जो सिलेबस में रहती हैं. बैंकिंग में इतना आसान है अपने आप को मेजर करना, मॉक टेस्ट इतने सिमिलर होते हैं एक्चुअल एग्जाम से. सो यू मतलब तुरंत आपको पता चल जाता है आपकी स्टैंडिंग कहाँ है. यू आर एट 50 परसेंटाइल, यू आर एट 80 परसेंटाइल, कहाँ है. सो वो मेजर आउट करा, एंड देन वो 1 साल मैंने अपने आप को दिया. आई वॉज वर्किंग फॉर माई फादर ऑन द साइड. फिर मैं मतलब खुद का कर रहा था ये प्रिपरेशन. आप मुझे सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए. जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि लेट्स सपोज इंग्लिश हो सकता है आपकी स्ट्रांग रही हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में कमांड नहीं कर पाते. आपको क्या लगता है कि वो बच्चे कहाँ गलती करते हैं, या आपने क्या गलती करी है, आपने कैसे उसे ओवरकम किया, और उन बच्चों को आप क्या मैसेज देंगे जो इंग्लिश में लैग करते हैं? इंग्लिश में अगर आप लैग कर रहे हो और अभी आपने प्रिपरेशन लेट्स से स्टार्ट नहीं करी है, मे बी यू आर इन कॉलेज एंड यू आर थिंकिंग अबाउट कि शायद मैं बैंकिंग करूँगा या वो करूँगा, व्हाट यू कैन डू इज़ इन्वेस्ट अ समर, जो आपका समर ब्रेक्स होता है स्कूल कॉलेजेस में. टेक अ वोकैबुलरी एनहांसमेंट कोर्स या टेक अ इंग्लिश कोर्स. वो बैंकिंग का एक इंग्लिश क्लियर करने के लिए नहीं, बट आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए है. आई टुक सिमिलर कोर्स इन क्लास 11th के 12th के बीच वाला ब्रेक. उसने ना काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज नाउ आई कुड स्टार्ट थिंकिंग इन, मतलब आप सोचने लग जाते हो ना इंग्लिश में. सो वो क्या लैंग्वेज आपकी बन जाती है. तो वो वाली चीज़ उस टाइम से होने लग गई थी. देन ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 years फिर आई वॉज रीडिंग एंड ऑल दैट थिंग. इतना ज़्यादा कॉन्टेंट है इंग्लिश में हमारे आसपास, द सॉन्ग्स एंड द मूवीज़ एंड वेब सीरीज, वॉच इट विद सबटाइटल्स, ये छोटी छोटी चीज़ें ना. तो इन तरीके से इफ़ यू हैव अ लॉन्गर होराइजन इम्प्रूव करने के लिए, तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आप कॉम्पोजिट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं. लेट्स से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और अभी आपका गोल ये है कि भाई एग्जाम क्लियर करना है, एंड यू फील कि भाई इंग्लिश अपनी इतनी अच्छी नहीं है, देन आई रिकमेंड कि ब्रेक इट डाउन. पहले आप बेसिक सीखें, इन्वेस्ट गुड इफेक्टिव आवर्स, जहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं इंग्लिश के, अलग अलग अपने डिवीजन कर दिए कि ये चीज़ें हैं. उन चीज़ों को आप बेसिक सीखें कि बैंकिंग में किस तरह की इंग्लिश पूछी जाती है, एंड मतलब वो क्लासेस लीजिए या आपको पढ़ना है बुक से वो पढ़िए, मेक नोट्स. एक बार आपने बेसिक्स समझ लिया, उसके बाद यूल हैव टू प्रैक्टिस, यूल हैव टू मतलब कुछ आप न्यूज़पेपर या अखबार पढ़िए, एंड यू कीप ऑन गिविंग सेक्शनल मॉक्स और या फिर पूरे के पूरे इंग्लिश मॉक्स. मैं आई एम अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ वेरी स्पेसिफिक मॉक टेस्ट. मतलब जैसे केवल फिल इन द ब्लैंक्स ही हैं तो एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के आपने कर लिए, सो दैट हर एक सेशन के बाद यू कैन मेजर कि यार इस टाइप के क्वेश्चन में अब मेरा इंक्रीमेंट हुआ है. मेजरेबल ग्रोथ इज समथिंग दैट यू शुड एम फॉर इन एवरी सब्जेक्ट, स्पेशली सो इन इंग्लिश, क्योंकि इसमें क्या है कुछ वैसा नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक सा चीज़ नहीं है, कुछ भी नया आ सकता है. लेकिन आपने एक एक एरिया पकड़ रखा है ना, तो आपका यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस. धीरे धीरे बढ़ते जाओ. यू हैव टू एम एट इम्प्रूविंग योर परसेंटाइल, एंड यूल हैव टू प्रैक्टिस. इंग्लिश में कोई और तरीका नहीं है, शॉर्टकट से वो नहीं है. यूल हैव टू प्रैक्टिस. आपको चीज़ें फिर एट द बैक ऑफ द माइंड स्ट्राइक होने लग जाता है कि ये ठीक नहीं साउंड कर रहा है, ये यहाँ पे वॉज बहुत ऑड लग रहा है, या यू नो, तो वो होगा. इट मे टेक टाइम, बट यही तरीका है. बट कीप इट बहुत ज़्यादा एक साथ करने की बजाय कीप इट ओवर अ लिटिल लॉन्गर होराइजन, कि एक दिन में 3 या 4 घंटे कर रहे हो, उससे बेटर है कि हफ्ते में हर रोज़ 1 घंटा कर रहे हो, क्योंकि लॉन्गर टर्म में यू विल बी एबल टू ग्रो मच बेटर देन बहुत सारा एक बार में पढ़ के. इंग्लिश इस तरह का सब्जेक्ट है. राइट. व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस? मतलब जीए एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं, तो बच्चे को 2 चीज़ क्लियर है कि यार क्लिक किया तो ठीक है, वरना गया हाथ से. और मेंस में तो हमें पता ही है कि इसका वेटेज क्या है. बहुत सारे बच्चे जो फोकस्ड भी हैं, लेकिन तब भी वो जीए की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से नहीं बना पाते. तो आपकी स्ट्रेटेजी जीए के रिगार्डिंग क्या थी, और उन बच्चों को आपका क्या संदेश है? 2 चीज़ें हैं. एक तो एग्ज़ाम देना कैसे है, वो जीए में भी और बाकियों में भी. अपने को ये पता है ना कि नेगेटिव मार्किंग है. यू मस्ट रियलाइज़ कि इफ़ यू आर टेकिंग रिस्क तो उसके रिवॉर्ड है. नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स अपना कटता है हर गलत अटैम्प्ट में, और 5 अपने पास ऑप्शन होते हैं. उसके पीछे एक रीज़न है. अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने जो भी मान लीजिए तुक्का मारा तो वो सही हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी इज़ 1/5.
तो अगर आपने 5 करे हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही जाएगा और 4 गलत हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ओवरऑल आपके फाइनल मार्क्स क्या आएंगे 0। दैट इज वाई वो रखा गया है। अब इसको आप अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं, अगर आपने एक भी ऑप्शन कहीं से हटा दिया, मान लीजिए आपको पता चल गया कि यार 5 ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के उसमें एक तो डेफिनेटली नहीं है। ईरान में कौन सा शहर नहीं है, यार बीजिंग तो नहीं है, पक्का पता है। अभी आपका गेम आपके फेवर में है प्रोबेबिलिटी का, यहाँ पे आपको तुक्का मारना ही मारना है, इज वॉट आई फील। आई स्ट्रांगली एडवोकेट दिस। हो सकता है सबको सब अग्री नहीं करे, आई डिड दैट, और क्योंकि बेसिक सिंपल मैथ है। अब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है, अब गलत होने के चांसेस क्या है 3/4, प्रीवियसली इट वॉज 4/5। तो अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपने पकड़ लिए ना तो आप इंक्रीमेंट कर रहे हो 1-2 मार्क्स। तो ये तो तब होगा ना जब आपके एलिमिनेशन एफर्ट ज्यादा होंगे कि हाँ आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। मतलब ये मैंने पहले बता दिया, मे बी एंड में बताना चाहिए था, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अब अपने को वो एलिमिनेशन वाला गेम और सही करने वाला गेम कैसे करना है इज व्हाट आई सजेस्ट। मतलब जो मेरा रहेगा वो ये है कि लेट्स से यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, तो आप किसी भी मतलब बहुत ही बोरिंग सी चीज़ करने की बजाय कि आपने पहली बार खोल रहे हैं आप नोट या मंथली बुलेट कुछ पढ़ रहे हैं, वीकली बुलेट पढ़ रहे हैं, या 1-1 घंटे का वो देख रहे हैं आप कि भाई क्या हुआ आज या कल, उसकी वजह से स्टार्ट विद अ नॉर्मल न्यूज़पेपर, मसाला अखबार नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा नहीं, गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू। मतलब हिंदू थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है कई लोगों के लिए, इंडियन एक्सप्रेस वॉज समथिंग दैट आई यूज टू एन्जॉय। मसाला अखबार मत पकड़ो जिसमें बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें क्या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो जाती है वेर यूल गेट डिस्ट्रैक्टेड और यूल फील इंटरेस्टेड टू रीड थिंग्स जो इतनी रेलिवेंट नहीं है। तो लेट्स से यू आर रीडिंग इंडियन एक्सप्रेस, यू गो थ्रू द फर्स्ट पेज हेडलाइंस, यू गो थ्रू द स्पोर्ट्स पेज, एंड यू मेक श्योर कि जो इकोनॉमी वाला जो पेज है यू रीडिंग ऑल द हेडलाइंस। अब यहाँ पे 15 मिनट ही करो आप, बट जहाँ पे भी जिस भी आर्टिकल में आपका थोड़ा सा मन हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है कि ये थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि अडानी ने क्या गेम खेला, उस आर्टिकल को आप पूरा पढ़ो। ये वाली हैबिट बिल्ड करनी है अपने को आदत ये डालनी है कि सारी हेडलाइंस अपन पढ़े, बट ये ज़रूर करना है कि जो भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है उतना अपन टाइम निकाल ले कि वो अपन पढ़ लें। जो चीज़ें कि मैं आप इंटरेस्टेड हो वो चीज़ें आपके माइंड में रह जाएंगी, ठीक है। ये अपन को हैबिट बिल्ड करनी है, ठीक है। मीनवाइल यू आर परसुइंग द QRE, उसमें आप बेसिक्स कर रहे हो और सीख रहे हो। एक बार आपकी हैबिट बिल्ड हो गई, देन यू स्टार्ट विद द स्टैटिक पार्ट। बैंकिंग में क्या होता है, इंश्योरेंस में क्या होता है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो उस पेपर में डायनामिक होके आपके पास आ रही हैं कि भाई GNPA जो उस टाइम इतने थे अब इतने हो गए, या मुद्रास्फीति या मतलब वट एवर वी से मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह में ये चेंजेस हो रहे हैं। यू नाउ इन्वेस्ट लेट्स से अबाउट 15-20 हाफ एन आवर, कोई भी आपने बोल्ड या PDF ले लिया या कोई बुक ले ली स्टैटिक बैंकिंग की, उसमें से आप पढ़िए, धीरे धीरे उसको आप गेन करते जाइए। एंड मीनवाइल यू आर इन्वेस्टिंग दैट 15-20 मिनट्स, वो आप तभी बढ़ाओगे जब आपका इंटरेस्ट वाला है। हेडलाइंस तो आपको एज अ रूल पढ़नी है, बाकी आपके इंटरेस्ट का गेम है। आज कुछ ही पढ़ने का मन नहीं हुआ, छोड़ दो, कोई बात नहीं, बट इंटरेस्ट बिल्ड करना है। एंड इस तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। ये क्या है, ये वाली जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है ना, ये एट द गेम जब आपका मैच डे है तब बड़ा काम आता है कि यार बीजिंग तो नहीं है इसमें, तो इस वाले में आपको लप्पा लेना है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट्स होते हैं। योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हायर मार्क्स, अगर 20 क्वेश्चन आपको कुछ अता पता नहीं है, उसमें से आप 4 ऐसे हैं जिसमें सारे ऑप्शन का कुछ अता पता नहीं है, उनको अटेम्प्ट मत करो भले ही, बट 12-13 ऐसे जिसमें 1 या 2 ऑप्शन हट रहे हैं। हाँ, मतलब अगर मैं इसका थोड़ा सार क्लियर करूं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एलिमिनेशन की प्रोसेस जो है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि अगर मैं कहूं कि ईरान का शहर बीजिंग तो नहीं हो सकता, तो ये आपके पास एक श्योरिटी है कि हाँ ये एलिमिनेशन मेरा श्योर है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी में जितने लेस नंबर ऑफ चीजें होंगी उतना चांसेस हैं कि आप सही कर जाओगे, ठीक है। रीजनिंग की अप्रोच मेहुल आपकी क्या थी, किस तरह से आपने बेसिक लेवल पे उस पर कमांड किया और कैसे उसको आपने बेहतर किया? श्योर। सो रीजनिंग में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। आई वॉज द रीज़न वाई आई ज्वाइन कोचिंग वॉज क्योंकि मेरा वैसे ही रीज़न ये था कि भाई थोड़ा जल्दी चाहिए, एंड कोचिंग आई फील सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, जो मेरे लिए फैक्टर है। इफ़ मनी इज़ नॉट दैट बिग अ फैक्टर और यू कैन अफोर्ड इट, मैं पढ़ा रहा था एंड मतलब सो आई हैड दैट मनी। तो क्या है कि जो गलती आप कर करके खुद सीखोगे कि नहीं यार ये तरीका बेस्ट है सबसे जल्दी आंसर लाने का, वो एक टीचर जो काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा है आपको पहले दिन ही बता देगा। यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई जॉइंड अ कोचिंग, तो मैं बेसिक्स उसमें सीख रहा था कि भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, एंड देन आई वॉज वेरी एक्सप्लोरिंग कि भाई कौन से टीचर का मुझे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
मतलब उसी प्रोसेस में आई केम अक्रॉस यू एंड द पजल वाली जो मैंने क्लासेस देखी ना, आई हैड कम अक्रॉस दैट पजल वाली क्लास वाला मेथड थ्रू यूट्यूब। वो पेड क्लासेस में तो मैंने देखा ही नहीं था। सो आई रियलाइज यार यहाँ पे बच्चे इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं और मेरे को तो वो बहुत टाइम लग रहा है। सो स्टार्टेड फॉलोइंग। सो मैंने टीचर पकड़ लिया। सो अर्पित सर वॉज द गाइड हेयर, यू वर, थैंक यू सो मच सर। तो फिर मतलब बस आई फेल्ट कि हाँ मतलब इफ़ आई फॉलो हिम जो वो बता रहे हैं तो उनसे हो जाएगा। देन फिर मैंने लुकआउट देखना बंद कर दिया। सो इसमें स्ट्रैटेजी यही है कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है ना वो तो आप जल्दी से जल्दी गेन कर लो। सबसे पहले आप पजल के पीछे भाग रहे हो, वुड नॉट बी सच ए लॉजिकल वे टू गो। जो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आप बेसिक इन्वेस्टमेंट कर लो, जो लो हैंगिंग फ्रूट है जो आते ही हैं हर एग्जाम में, वो वाली चीज़ें आप पकड़ कर लो। फिर ओवर टाइम आप पजल पे धीरे धीरे ओवर टाइम आप बढ़ते जाओ। वो मेरी स्ट्रैटेजी रही। आई वर्कड ऑन बेसिक्स, जिसमें मैं लाक कर रहा था जो भी जिस टाइप की पजल्स लेट्स से मेरे को इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो मैं उसकी वही सेक्शनल फोकस मॉक दे देता था या रिविजन क्लास ले ली उसकी, या यूट्यूब पे उसका कोई वीडियो निकाल लिया एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। और वो मतलब इफेक्टिव मेजरेबल ग्रोथ इंक्रीमेंट हो जाए, वो गोल था। और उसी से आई थिंक ठीक है। मैथ्स की अप्रोच मेहुल आपकी क्या थी, और मैथ्स को आपने किस तरह से बेसिक से क्लियर करके मेंस लेवल के कंटेंट को भी बैलेंस किया? आई स्ट्रांगली फील अगर कोई पर्सन इज एबल टू रेगुलरली क्रैक, मतलब कंसिस्टेंटली प्री लेवल वाले एग्जाम क्रैक कर पा रहा है कंफर्टेबली, देन ही इज़ ऑलरेडी मेंस रेडी। मतलब क्योंकि उसको इतनी कमांड है। सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज कि कंसिस्टेंटली मेरा पहला गोल ये था कि प्री क्लियर होने लग जाए। नहीं, यहाँ पे मैं एक आपसे सवाल जरूर करूंगा। About आपने maths, पॉइंट हाँ। दिए हैं। मेरे पास जो क्वेरीज आती हैं वो ये आती हैं, प्री मेरा क्लियर हो गया लेकिन मैं मेंस जो है वो कहीं ना कहीं रुक जा रहा हूँ, और मैं उन्हें हर बार ये समझाता हूँ कि प्री एक अलग आपका गोल है, मेंस आपका एक अलग गेम है, क्योंकि लेवल दोनों का डिफरेंस होता है। आप प्रीलिम्स में स्पीड का गेम खेल सकते हो, नो डाउट, मेंस में आप नहीं खेल सकते। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप 35/35 रीजनिंग कर लीजिए, पर मेंस में आप 60/60 नहीं कर सकते हैं। इवन मैं 40 भी नहीं बोलता हूं, 30 भी नहीं बोलता हूं। अच्छा। मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट जो भी एक कट ऑफ के नंबर भी आप देखें तो वो 9 जाता है, 10 जाता है, 12 जाता है, 15 जाता है। तो आप अगर 20-25 के रेंज में भी हैं तो वो आप, तो लोगों का क्या होता है पर्सपेक्टिव कि मेंस का जो लेवल है वो उन्हें इनिशियल लेवल पे वो करते नहीं है, प्रीलिम्स के बाद करना स्टार्ट किया, देन सर टाइम नहीं है। आपकी अप्रोच यहाँ पे क्या है, और आपका सजेशन क्या है कि तैयारी मेंस की कब से करनी चाहिए? क्या प्रीलिम्स के बाद करना इज द राइट थिंग, या इनिशियल लेवल से ही हमें पढ़ के मेंस को भी साथ में करते रहना चाहिए? मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफर हो सकता है, मे बी बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहा। मैं कोई मेंस फेल नहीं हुआ, तो मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। बट मेरा यही मानना है कि अगर आपके प्री ही क्लियर नहीं हो रहे कंसिस्टेंटली, तो मेंस की तैयारी करना डजंट मेक मच सेंस। और तैयारी से मतलब ये कि आप उस पे फोकस्ड हो कि आप दिन में 4 घंटे निकाल रहे हो या 1 घंटा भी निकाल रहे हो और आपके प्री ही कंसिस्टेंटली क्लियर नहीं हो रहे, लॉन्ग टर्म होराइजन में देखें तो दिस इज़ नॉट डजंट मेक्स एनी सेंस। ये वाली अप्रोच आपके अगर प्री कंसिस्टेंटली क्लियर हो रहे हैं तो टेक इट एज अनदर लेवल कि नाउ अब आपको एक और स्टेप अप मारना है, मेंस भी कंसिस्टेंटली क्लियर करने हैं। इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। अप्रोच ही हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। उस दिन कैसा गया, दूसरे लोगों का कैसा गया, उनमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम तो अपना कंसिस्टेंटली अपना लेवल बढ़ा सकते हैं ना, अपन उस पर फोकस करते हैं। तो पहले प्री क्लियर कर ले, उसके बाद आप मेंस ही करें। फाइन, वो वाला एग्जाम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना। बट आफ्टर ईच एग्जामिनेशन यू मस्ट फील कि हाँ यार अभी क्या है, अपन मेंस में और बेटर हो गए, बेटर हो गए, बेटर हो गए, बेटर हो गए। ये नहीं कि पूरा दौड़ के मेंस में घुस गए और प्री में अगली बार फिर लुढ़क गए, क्योंकि मतलब वो फिर झूल जाएगा। दिस इज़ अ विशियस साइकिल। इफेक्टिव मेरे नज़र में तो यही रहती, आई वुड, दिस इज़, ये नेचुरल टेंडेंसी नहीं है इंसान की। इंसान सोचता है कि यही कर ले, बट आई फील कि यार प्री निकल जाए ना आपकी, जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, 1-2 मार्क्स से निकल रहा है कि चलो इसी बार मेंस निकाल लेंगे, डोंट बी इन दिस मिराज कि भाई ये हो जाएगा। लॉट्स ऑफ पीपल सेट, तो फोकस्ड रहो, निकल गया ठीक है, बट कंफर्टेबली मार्जिन से निकालो, कंसिस्टेंटली निकालो, देन यू गो फॉर अच्छी प्रॉपर फोकस मेंस, जब आपको प्री की टेंशन नहीं लेनी है। क्या आपके पास कॉन्फिडेंस क्या निकल जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है इतना, बस वो 5 दिन 15 दिन मॉक्स देने, रिवाइज करना है, वो वाले फ्लो में आना है, फिर निकल जाएगा। रेस्ट ऑफ द टाइम यू वर्क ऑन मेंस, उसमें एक एक चीज़ पे आगे बढ़ो एंड यू कीप मूविंग दैट वे। इसमें हाँ ये है कि जीए पे ना
पीपल टेंड टू इन्वेस्ट, आई फील कि थोड़ा ज़्यादा टाइम, आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा टाइम करो, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा टाइम इज़ नॉट गोना हेल्प यू, 1-2 हफ्ते के अलावा, जो लास्ट का जो टाइम होता है ना उसके अलावा, क्योंकि वो अगर आप एग्ज़ाम से 1 महीना पहले 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे कर रहे हो ना, वो इतना रिटेन ही नहीं कर पाओगे आप। ये वाला आपको बढ़ाना है धीरे 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 एज द एग्ज़ाम इज़ कमिंग नियर, और वो भी कौन सा कि भाई 1 महीने पहले का उस पर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 2 महीने पहले का, फिर 3 महीने पहले का, और बाकी तो आपके बैक ऑफ द माइंड में, आप उसको बार बार रिवाइज नहीं कर सकते कि 6 महीने पहले क्या हुआ था वो नोट्स पढ़ लूँ। तो उस तरह से आप थोड़ा बैलेंस करो, इज़ वॉट आई वुड हैव डन, और मैं यही रेकमेंड करूँगा। मेहुल, मॉक टेस्ट की वैल्यू एक स्टूडेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? एज अ टीचर तो हम हमेशा उन्हें बोलते ही हैं कि मॉक टेस्ट आप लगातार दीजिए, भले आप हफ्ते में 2 या 3 दें, लेकिन ज़रूर दें, क्योंकि वो अपने आप में बहुत वैल्यू प्रोवाइड करता है। आपका मॉक टेस्ट के साथ अनुभव क्या था, और जो बच्चे मॉक की वैल्यू अभी भी नहीं समझ पाते हैं उनका आपके लिए संदेश क्या है? सर, हो सकता है मैं आपसे थोड़ा डिफर करूँ जी। आई फील टेक मॉक एज अ एक्चुअल एग्जाम, सो आप जो प्री देने जा रहे हो ना, दैट इज़ अनदर प्री, तो आप उसी तरह से उसी रिलीजियसली तरीके से दो बिल्कुल कि भाई जिस दिन एग्ज़ाम है उससे 1 दिन पहले आप रात भर थोड़ा ना पढ़ रहे होगे। तो अगर इफ़ यू आर डिसाइडेड कि संडे को एक मॉक देना है, तो सैटरडे को जैसा आप एग्ज़ाम टाइम में करोगे वैसा करो, प्रॉपर रिलीजियसली उसी तरह से प्रेप करके फिर संडे को एग्ज़ाम दो। मेरे ख्याल से आइडियल थिंग इज़ कि आप फोर्टनाइटली एक मॉक दो शुरू में, सो दैट आप कंसिस्टेंटली मेजर कर पाओ 15 दिन में क्या ग्रोथ करी है मैंने शुरू में। ओवर टाइम यू रियलाइज़ कि यार प्री के मॉक्स तो क्या है कि 1-1 घंटे वाले मॉक से इतना कुछ बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, बट शुरू में ना बहुत ज़्यादा मॉक्स देना, वो क्या फन, मज़ा तो आता है उसमें, अरे यार क्या मार्क्स है, बट इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको एनालाइज करोगे जब तक आप कि भाई जो मेरी अप्रोच थी, आसान वाले क्वेश्चन पहले करे या नहीं करे, जो ये वाले क्वेश्चन थे उसमें सही अप्रोच करी या नहीं करी, या वही जो अपना बैठा हुआ है डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 सब लिख के कर रहा हूँ वो करा। तो ये चीज़ एनालिसिस पे आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, और इसके लिए यू मेक इट अ बिग अफेयर। आप मॉक दे रहे हो और उसका एनालिसिस कर रहे हो, तो मेक इट अ बिग अफेयर, कि वो एक प्रॉपर आप एग्ज़ाम दे रहे हो एंड यू हैव दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपका एग्ज़ाम बिना पैसे लगाए, बिना फेल हुए आप दे पा रहे हो। ट्रीट इट दैट वे, इट्स अ ब्लेसिंग। तो उस तरह से यू ट्रीट इट सच, एंड फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस करो कि यार एग्जाम के बाद जैसे होता है ना, यार उस एग्जाम में ये गलती कर दी थी, इस कारण रह गया, तो इसी तरह से मॉक में यार उस मॉक में ये वाली गलती कर दी थी, इस कारण रह गया। अब आप अगर इसे हफ्ते में 2 बार 3 बार दोगे ना, तो इसकी वैल्यू, आई फील, इट्स माई ओपिनियन, पीपल माइट हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट शुरू में आप दोगे तो उसकी वैल्यू आप डिमिनिश कर रहे हो। सो इसकी सैंक्टिटी बरकरार रखो एज अ प्रॉपर एग्जाम। हाँ, मतलब अगर आप मॉक दे रहे हैं तो मॉक को एनालाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपर डिटेल नहीं देख रहे हैं, तो मॉक देने का कोई सेंस भी नहीं बनता है। तो आप मॉक दीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसको डिटेल एनालाइज करिए, कहाँ क्या आप मिस्टेक करते हैं वो देखिए। और जैसे मेहुल आपने कहा, हमेशा मैं ये बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप मॉक दे रहे हैं, 2 दिन में 1 बार दे रहे हैं, 4 दिन में 1 बार दे रहे हैं, जब भी आप दे रहे हैं, एक टाइम डिसाइड करिए, इसी टाइम पे देना है। लेट सपोज 9 बजे है, कोशिश करें कि 8:50 पे आप वहां बैठ जाएं। जब आप इसको रियलाइज करेंगे कि आपका मॉक नहीं 750 रुपया है आपका, जो आपने एक एग्जाम के लिए दिया हुआ है, तो आप इसकी वैल्यू कर पाएंगे, वर्थ कर पाएंगे, और तब जाके आपको इसके नतीजे जो है वो यहाँ पे प्रॉपर मिलेंगे। मेहुल, स्टूडेंट टाइम पे सामाजिक प्रेशर एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आज के टाइम पे मैं इसको देख पा रहा हूँ कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ 40 to 30 मतलब 40-50% स्टूडेंट मतलब निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ये है कि वो ऐसा बोल रहा है, उसने ऐसा कर दिया, घर का ये है, पड़ोसी में ऐसा, वो ऐसा, मैं नहीं करने वाला, अब मैं छोड़ रहा हूं मैं। और एज अ टीचर हमारे लिए वो टास्क होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे में पोटेंशियल है, लेकिन वो कुछ ऐसे सामाजिक प्रेशर के कारण अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। आई एम श्योर ऐसी सिचुएशन आपने भी देखी होगी। कैसे आपने कोप अप किया, और जो स्टूडेंट इन सारी सिचुएशन में अभी फंसे पड़े हैं, उनको आपका क्या मैसेज होगा? आई विल फील कि सबसे पहले तो ना जस्ट रियलाइज दिस कि ये एक मैटर है। हम लोग क्या एक्नॉलेज ही नहीं करते इस चीज़ को कि दिस इज़ एन इशू। मेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, आपका पूरा यू मस्ट रियलाइज कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड।
एंड योर मतलब इन योर लाइफ माइंडफुलनेस माइट कम टू हेल्प यू देयर। आप डायरी लिखिए कि क्या चल रहा है दिमाग में, बट यू मस्ट मतलब ये इसमें एफर्ट डालो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है आपके साथ। आप अगर दिन में 4 घंटे आपके सर में दर्द रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कि यार वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो हम क्या हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते ये चीज़, एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते कि ऐसा हो भी रहा है क्या। दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। ये कहना आसान है बट एक्चुअली में कि यार मैं भी वो हूँ जो क्या है इसी चीज़ में अटका पड़ा हूँ और एक्चुअल तो मेरा कुछ आउटपुट ही नहीं हो रहा है। यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। और कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा हो रहा है, मतलब प्लीज़ रियलाइज दिस, इट्स अ वेरी कॉमन वेरी नेचुरल थिंग। हम सभी इमोशनल बींग्स हैं, सो हमारे पास इमोशंस को ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो हमें डील करना सीखना पड़ेगा ना उससे, अपने को ग्रो करना है। दिस ऑल प्रिपरेशन जर्नी इज फॉर अस टू बिकम बेटर पर्सन्स, बेटर ह्यूमन, मोर स्किलफुल एज अ मैनेजर ऑफ आवर इमोशंस एज वेल, है ना। तो उस हिसाब से आई वुड से रियली रिकमेंड आप मतलब मेरे को जैसे माइंडफुलनेस ने काफ़ी हेल्प किया। हेड स्पेस का एक ऐप है, उसका 10 दिन का एक फ्री कोर्स आता है। इट्स इन इंग्लिश बट इफ़ यू रियली थिंक अबाउट इट ना, इट जस्ट टेल्स यू कि आप बस 5-10 मिनट बैठो एंड यू जस्ट सी कि आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग। और जब आपको रियलाइज होगा ना कि बार बार मेरे थॉट्स ही इस तरफ जाते हैं कि यार अभी तक हुआ ही नहीं यार, मैं कुछ हुआ ही नहीं यार, आपके थॉट्स ही ये हैं, देन यू एक्नॉलेज इट। एक्नॉलेज तो करो कि हाँ तुम दिन भर ये सोचते हो कि तुम कुछ नहीं हो। जब तक तुम एक्नॉलेज ही नहीं करोगे यू कैन नॉट चेंज इट। पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, आप अपनी सच्चाई को तो पहचानो कि हाँ भाई अभी मैं बिल्कुल डूबा पड़ा हूँ कीचड़ में, अपने ही लगाए हुए, मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, तभी आप निकाल पाओगे। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मेरे को भी बहुत टाइम मतलब आई हैव वेरी मतलब ये है चीज़ें, दिस इज़ अ प्रॉब्लम, वी डोंट टॉक अबाउट इट अभी तक सोसाइटी में। अब बातें होने लगी है, सुपर्ब, टेक इट टू योर एडवांटेज। बिकॉज अगर आपने अपना मेंटल गेम ये वाला ना, आपको पता है कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप ऑनेस्ट हो अपने हिसाब से जहाँ पे भी हो, बिकॉज आपको पता चल गया ना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पे हूँ, तो ग्रोथ हो सकती है। यू डू दैट, मतलब करो ये, मतलब शानदार चीज़ हो जाती है उसके बाद, क्योंकि टाइम नहीं लगता, 1 साल में तो यू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। सो आई वुड से कि प्रोसेस योर थॉट्स, ट्राई माइंडफुलनेस। हेड स्पेस का एक फ्री ऐप का 10 डे का कोर्स आता है, यू कैन गिव इट अ ट्राई, यू कैन रीड अबाउट इट मोर। और मतलब हो सकता है कुछ लोगों की बातें आपको टच करे, फॉर एग्जांपल हो सकता है सर आपकी बातें कुछ लोगों को टच करें, किसी और स्पिरिचुअल कोई गुरु हो सकता है, कुछ और कोई हो, बट फाइंड अ वे सो दैट यू आर एबल टू एनालाइज कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वेयर आर यू मेंटली। दैट कैन बी अ गेम चेंजर इन योर लाइफ। सो या राइट। मेहुल, जो पजल का सेशन मैं कंडक्ट करता हूँ, कितना बेनिफिशियल था आपके लिए या कितना बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए, और स्पेशली उसका जो मैंने एक स्पीड का जो एक फॉर्मेट मैंने बनाया था, जो कि मुझे बहुत सारे बच्चों के उसके ये मिले हैं कि पजल की बहुत ज़्यादा उनकी इम्प्रूवमेंट उससे हुई है, जो कि इसलिए मैं उसको लगातार कंटिन्यू कर भी रहा हूँ। आपके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट था और कितना आपके लिए बेनिफिट मिला पजल को बेहतर करने में? इट वॉज रियली गुड आई फील, क्योंकि फर्स्ट ये आपको रियलिटी चेक दे देता है। यू आर रियल टाइम में आप 300-400 बच्चों के साथ कर रहे हो, यही बच्चे आपके साथ compete करने वाले हैं। यू रियलाइज़ कि यार ये बच्चे तो 1-1.5 मिनट में कर रहे हैं, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो और यू मस्ट नॉट टेक इट अदरवाइज ना, थोड़ा ये भी देखो कि यार ये कर पा रहे हैं तो अपन भी कर सकते हैं। यू फाइंड आउट कि कैसे कर पा रहे हैं, वो अप्रोच के साथ कि ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो वही मेरी अप्रोच रही कि यार ये हो तो पा रहा है, बच्चे कर पा रहे हैं और इतनी जल्दी हो पा रहे हैं, तो कोई तरीका तो है। क्या तरीका है पता करते हैं। तो दीज काइंड ऑफ, अब वो जो सिस्टम है ना, दैट बिकम्स अ गेम। तो गेम में तो फिर मज़ा आता है, आप जीत रहे हो इसमें, अरे आप अगली में करेंगे, अगले में करेंगे, गेम होती है तो मज़ा आ जाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, मतलब कोई रिवॉर्ड सिस्टम हो, कोई गेम हो। तो पजल में स्पीड करने के लिए आपका वो सिस्टम सुपर्ब है। और आई थिंक अब तो इतने अच्छे रिजल्ट आने लग गए थे एक टाइम में कि यार 1-1 मिनट में ही बच्चे निकल रहे हैं, उनको पता है कि क्या होता है। तो इतना ही अच्छा लेवल हो गया क्योंकि मज़ा आ रहा था। सो सर मेरे को तो काफ़ी हेल्प हुई। बट हाँ, मैं एक ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये ना थोड़ा सा ज़्यादा जब आप करने लग जाते हो ना, क्योंकि मज़ा आ रहा है, वहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि यार मैं जीत रहा हूँ, तो आप वही करे जा रहे हो। दिन में 1 घंटा तो वो करना ही है। अरे यार अगर आपने एक लेवल पार कर लिया और आपके प्री एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो यू जस्ट रियलाइज़ कि केवल पजल आपका एग्ज़ाम नहीं निकालेगी, मतलब
ये एक ना एक लालच हो जाता है आदमी को कि यार इसमें तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे जाने दूँ, इसमें वापस कम हो गया तो यू मस्ट बी अवेयर कि यार, क्योंकि ये हो जाता है ना कि यार उसमें तो मैं बहुत अच्छा हूँ, उसमें ही आप फिर भी रोज़ रोज़ 2-2 घंटे 1-1 घंटा लगाए जा रहे हो। आप एक बार अच्छे बन गए हो तो थोड़ा रिस्क लो, उससे थोड़ा पीछे हटो, जहाँ आपकी कमजोरियाँ हैं वहाँ पे काम करो, और एक बार जिस चीज़ में आप अच्छे हो गए हो ना, तो अगली बार उतना अच्छा होने में आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर श्योर, टाइम लगेगा बट कम टाइम लगेगा। तो यू टेक दैट रिस्क, और अपना गोल पजल में टॉप करने का नहीं है, सॉरी सर, मतलब मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, बट यू मस्ट रियलाइज दैट कि आपका गोल एग्जाम क्लियर करना है, पजल में नंबर 1 आना है, उससे जीतना, 1 मिनट से कम करना, ये नहीं है, या टॉप 10 नंबरों में आना, ये नहीं है। अपना गोल एग्जाम क्लियर करना है। जब वो होने लग गया, यू नीड टू मूव ऑन, क्योंकि अब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। यू मे गेट बेटर एट पजल, यू मे गेट बहुत सही, बट आपका अगर गोल एग्जाम क्लियर करना है, बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि यार अभी क्या है कि भले ही अपन और अच्छा कर सकते हैं, 1-2 दिन में तो मैं इसको भी पछाड़ दूंगा, नंबर 1 आ जाऊंगा, ये हो सकता है, बट बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ कि यार अपने को एग्जाम क्लियर करना है, तो अपनी वीकनेस पे और काम करें, एंड फिर अगले लेवल पे जाओ ना। अब ये वाला गेम नहीं खेलना, अब अपने को अपर वाला गेम खेलेंगे ना, बेटर गेम खेलेंगे। सो या बिल्कुल, बट कूडोज टू यू सर, मतलब इट्स अ वंडरफुल वे टू, मतलब ये फन हो जाती है ना जब चीज़ें, एंड रियल टाइम इतना इन्वॉल्वमेंट उसमें रहता है, इट्स फन, इट्स लाइट, थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाता है, तो वो वाली चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। पढ़ाई में अगर मज़ा आने लग जाए तो आप कंसिस्टेंटली ज़्यादा कर पाते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल। आरबीआई के रिगार्डिंग हमने बहुत कुछ सुना है मेहुल। आरबीआई काफ़ी बैलेंसिंग जॉब होती है, काफ़ी स्टेबल जॉब होती है, पर्क्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, टाइम फैमिली को आप प्रॉपर दे सकते हैं। ज़रूर हम आपसे जानना चाहेंगे इस चीज़ को। सैडली ऑल दिस इज़ ट्रू, वाई, बिकॉज दूसरी जगह पर जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो नहीं है। टॉक्सिसिटी है कल्चर में, मतलब अनमीनिंगफुल, मतलब आप बैठे रहो, मतलब ये चीज़ें हैं। अपना थोड़ा इंडियन कल्चर ही अभी थोड़ा इस तरह से है, थोड़ा सा टॉक्सिसिटी है कि यार आउटपुट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट एट डूइंग अ जॉब इज़ कंसिडर्ड कि भाई कितना कौन काम कर रहा है, तो वो चीज़ें हैं। बट येस, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आरबीआई ऑफर्स यू इनफ टाइम to grow as a person, to pursue things that you like. It could be towards knowledge gaining. RBI is a very knowledge oriented organization for further studies, for आपकी खुद की आपको impact लाना है कोई study करके या वो करके. It provides immense opportunities. It is allowing us to go on inspections. We are actually, मतलब हम इतना सारा काम कर पा रहे हैं, इतना सारा ऑप्शन है हमारे पास करने को, तो इट अलाउज यू टू ब्रिंग अ चेंज, इट अलाउज यू दैट गुड कल्चर। आई डोंट थिंक कि वर्क लाइफ बैलेंस और ये कोई ऐसी चीज़ है जो लग्जरी है या कोई अरे वाह मुफ्त बैठे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो, देन यू, इट्स अ नॉर्मल थिंग कि आप यार 3-4 घंटे यू गेट योर ओन टाइम वेर यू डिसाइड टू स्पेंड इट विद योर फैमिली, अपने साथ, अपने आप, फॉर एंटरटेनमेंट, वॉट एवर। तो इसको ऐसा मत लो कि यार मतलब नहीं, कि कुछ लोग ऐसे भी देखते हैं कि यार नहीं यार, मतलब जो बैंक में है वो बहुत काम कर रहा है, ये तो काम ही नहीं करते। अरे भाई, ओवरवर्क इज़ नॉट अ गुड थिंग ना, मतलब एवरीथिंग ऑफ इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन, वो गोल है। तो उस सेंस में आई फील कि आरबीआई इज़ अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्किंग एटमॉस्फेयर हमें प्रोवाइड करा रहा है अभी भी, प्लस इट हैज़ अ ग्रेट ब्रांड इमेज, इट टेक्स केयर ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। और वो चीज़ें नहीं है कि जो काफ़ी कुछ सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में वी फाइंड दैट यू नो करप्शन एंड दैट पॉलिटिकल प्रेशर। आरबीआई हैज़ अ वेरी गुड वे ऑफ थिंग्स, डूइंग थिंग्स। तो उन चीज़ों से इतने सारे सिस्टम्स एंड बैलेंसेस हैं कि उसका स्कोप क्लोज टू निल है। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग, एंड मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, प्लीज़ फाइंड आउट मोर अबाउट इट अपने पीएस से, या देयर आर मेनी वीडियोज़ to how you can join RBI, why you should join RBI in its various posts. So please go through it and yeah. Right. So आज मेहुल, आई थिंक जितने भी सवाल मैंने पूछे हैं, मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे बहुत अच्छे से उनके डाउट्स क्लियर हुए हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर आप जो भी आपने एक अलग पॉइंट में जो भी अपने पॉइंट रेस किए हैं। एक फाइनल क्वेश्चन मेहुल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। इस समय सारे बच्चे हमें देख रहे हैं, चूँकि आपने एक साथ कई एग्ज़ाम फोड़े हुए हैं, हर कोई ये जानना चाहेगा कि वो एक कौन सा मंत्रा मेहुल के पास है, वो कौन सा एक तरीका मेहुल जानते हैं कि ऐसा कर लो तो ये रास्तों से ऐसा हो जाएगा।
ये गलतियां मत करना, वरना ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हमें डाल सकता है। तो ऐसा क्या आप एक मंत्र बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि इन चीज़ों को फॉलो कर लो, सिलेक्शन तो आपका श्योर शॉट हो जाएगा? मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ काफ़ी चीज़ें, कोई एक चीज़ नहीं है। मतलब लाइफ इतनी सिंपल है नहीं कि एक चीज़, मतलब इट्स लाइफ ऐसी है नहीं। बट हाँ, कोई एक चीज़ इफ़ आई वांट टू टेल यू, तो मैं ये कहूँगा कि मतलब अपने आप को फोर्स करने की बजाय कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ूँ, ट्राई टू मेक योर डे, डिज़ाइन योर डे इन अ वे कि आपका मन करे वो चीज़ करने का। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन क्रिएट अ रिवॉर्ड सिस्टम कि आपने 2 घंटा अच्छी पढ़ाई करी है, नाउ यू आर टेकिंग अ ब्रेक, जो आप अपने आप को रिवॉर्ड कर रहे हो कि यार वेर यू विल गोना चैट विद समवन जो आप वाकई एंजॉय करते हो, या आप कुछ देख लो, स्टैंड अप देख लिया, कोई मूवी देख, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में। यू हैव टू बैलेंस इट, बट अपने डे को इंटरेस्टिंग बनाओ, यू लुक फॉरवर्ड टू इट। इस तरीके से इफ़ यू कैन डिज़ाइन योर डे, ये लॉन्ग टर्म में आप रह सकते हो, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें रियल हैं, तुम फंस सकते हो इसमें। मेक योर डेज इंटरेस्टिंग, आपकी लाइफ भी इंटरेस्टिंग रहेगी, और आदमी खुश होता है, आदमी अपने मतलब अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, तो यार आप एग्जाम में यूल रियलाइज़ कि मतलब इतनी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं, और वहीं आप बिल्कुल भरे हुए माइंड से जाओगे, आपको पता है चीज़ें वो हो ही नहीं रही उस टाइम। तो कंसिस्टेंसी के पीछे भागने की बजाय मेक योर डेज अट्रैक्टिव, मेक योर रूटीन अट्रैक्टिव, सो दैट आपका मन करे यार कि ये तो करना ही है, इसमें मज़ा आ रहा है। लाइक जैसे सर की वो क्लास है, सो आपका करने का मन होने लग जाता है कि यार वो तो कर लेंगे यार, उसमें तो मतलब कुछ रिवॉर्ड सा मिलता है कि यार टॉप पे आए या नहीं आए, फिर सब कॉन्ग्रेट्स करते हैं, मतलब इट काइंड्स ऑफ फीड्स यू, तो इट यू लुक फॉरवर्ड टू इट, डिज़ाइन योर डे इन दैट वे, या दैट इज़ व्हाट आई विल से। चलिए, आज मेहुल से बात करके आई थिंक मुझे लगता है कि वो सारे डाउट्स जो हर एक स्टूडेंट के होते हैं वो सब हमने मेहुल से क्रॉस क्वेश्चन किया। एक डाउट सर अभी भी होगा, ये फिजिक्स वाला क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज। नहीं, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअली जो मेहुल ने जो एक शर्ट जो है पहनी हुई थी, उसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मेहुल फिलहाल अभी हमारी टी शर्ट का यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर थी तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, सो चेंज करा दी। सो आई थिंक आज जितने भी मैंने सवाल मेहुल से किए, मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट हमें सुन रहे होंगे, अगर उसका 10% भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप सही ट्रैक पे तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। मेहुल, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड हम ये ज़रूर पूरे बैंकिंग वाला टीम की तरफ से आपको ये शुभकामनाएं ज़रूर देंगे कि आगे आपने जो भी सोचा हुआ है उसको ज़रूर आप अचीव करें, राइट, ताकि दोबारा भी आपका इंटरव्यू हम ज़रूर कर पाएँ। थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको ये इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और मेहुल के साथ होंगे, उनके डाउट्स भी समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम भी समझेंगे, और कैसे उनने उससे सॉल्यूशन निकाला, सिलेक्शन लिया, उस पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। आज के लिए सेशन को भी इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।